नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस निःशुल्क श्रृंखला में। आप सभी का स्वागत। लौकिक पद्य साहित्य विषय हमारा चल रहा था, जिसमें एक क्लास लौकिक पद्य साहित्य से संबंधित हमारी पहले हो चुकी थी। और इससे पहले हम विभिन्न जो आदिकाल से संबंधित जो भी जो तथ्य हैं, जो विषय वस्तु, उसके बारे में चर्चा कर चुके थे। और उसी में आज हम लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत जो सेकंड पार्ट है उसकी चर्चा करेंगे। साथियों, क्लास आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है, चाहे आप किसी भी शिक्षक भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल की चाहे स्टेट से। तो आप सभी के लिए निःशुल्क संपूर्ण हिंदी साहित्य आपको इसी चैनल पर मिला हुआ है। साथ में शिक्षण विधियां भी संपूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से आप इस चैनल से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। साथियों, चर्चा आज हम करेंगे कवि विद्यापति और इनके साथ जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं लौकिक पद्य साहित्य से संबंधित, उन सभी की हम चर्चा करेंगे। साथियों, कई बार आपने देखा होगा कि जो लौकिक पद्य साहित्य है उससे अधिकांश जो प्रश्न इस तरह से आता है कि इनमें से कौन सा कवि लौकिक पद्य साहित्य से संबंधित नहीं है, इस तरह का प्रश्न आता है। तो सारे कवि मैंने आपको इस क्लास में लिए हैं। साथ के साथ कवि जो विद्यापति हैं, इनसे इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्य इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो कवि विद्यापति, जिन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं साथियों, वो है पदावली, जो लिखी गई थी 1380 में। कीर्ति लता, जो लिखी गई थी 1403 में। साथ में कीर्ति पताका, जो भी दोनों ही कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों कब लिखी गई थी साथियों? 1403 में ही लिखी गई थी। इनके जन्म स्थान की हम बात करें तो इनका जन्म स्थान है ग्राम बिस्पी, अर्थात बिस्पी इनका ग्राम, जो कौन से जिले में? दरभंगा, अर्थात बिहार राज्य के दरभंगा जिले के अंतर्गत बिस्पी नामक जो ग्राम है, इसमें इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। पदावली है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। तीनों ही रचना बेहद महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आगे हम देखेंगे। इनका जो रचनाकाल है लगभग है, कैसा है साथियों? रचनाकाल इनका ये लगभग है 1350 से 1460 ईस्वी इनका जो रचनाकाल है। इनकी पदावली रचना में मैथिल भाषा तथा कीर्ति लता व कीर्ति पताका में अभट्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। साथियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है, मैथिल भाषा का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है, बताओ किसमें? पदावली में। इनकी जो महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है, बताओ कौन सी? पदावली। जिसमें कौन सी रचना, कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? मैथिल भाषा का प्रयोग किया गया है। और जो दो रचनाएं हैं जो 1403 में लिखी गई थी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका, वो दोनों ही बताओ कौन सी भाषा में है? अबहट्ट भाषा में है। अबहट्ट भाषा का भी अपना एक इतिहास है, जिसकी चर्चा अपन पिछली क्लासेज में कर चुके हैं। मैथिल भाषा में सरस काव्य रचना करने के कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। साथियों, इनका उपनाम, आप सभी अगर हिंदी साहित्य से जुड़े हैं तो कई बार आपने देखा होगा प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, मैथिल कोकिल के नाम से आपके जो हैं कवि कौन सी है, बताओ? विद्यापति। विद्यापति की रचनाएं कौन कौन सी है? पदावली है, कीर्ति लता है, कीर्ति पताका है। इनका जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के अंतर्गत बिस्फी नामक ग्राम में हुआ। इनका जो समयकाल है 1350 से 1460 है। इन्होंने पदावली लिखी मैथिली भाषा में और कीर्ति लता व कीर्ति पताका लिखी, बताओ कौन सी भाषा में? अभट्ट भाषा में इसका प्रयोग किया है। मैथिल भाषा में सर्वाधिक इन्होंने प्रयोग किया, सरस तरीके से उसका प्रयोग किया, इसलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए साथियों, आगे मैं आपसे बात करूं कि इनकी पदावली रचना, अभी हमने पढ़ा था पदावली रचना के बारे में, जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण पर आधारित होने के कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। देखो भाई, यहाँ दो तीन प्रश्न आपके बन रहे हैं। एक तो आपसे पूछा जा सकता है कि गीत गोविंद एक रचना है, कौन सी बताओ? गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है? तो ये आपको ध्यान रखना है, किसकी रचना है साथियों? जयदेव की रचना है। किसकी रचना है? जयदेव की रचना है। कौन सी? गीत गोविंद। तो जो पदावली है, पदावली रचना 1380 में लिखी गई थी, बताओ किसके द्वारा लिखी गई? विद्यापति के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा साथियों? विद्यापति जी के द्वारा लिखी गई। ये जो पदावली रचना है, ये जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के अनुकरण, अर्थात इस रचना का जो, इस रचना में जो अनुकरण किया वो किस रचना के बारे में, किस रचना से किया? गीत गोविंद से रचना से किया। इसलिए इन्हें बताओ क्या कहा जाता है? अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। कैसे? विद्यापति को। तो ध्यान रखना, विद्यापति के दो नाम आपके सामने आ चुके हैं। एक कौन सा बताओ? एक तो विद्यापति को साथियों कहा जाता है मैथिल कोकिल। क्या कहा जाता है बताओ? मैथिल कोकिल कहा जाता है। और एक नया नाम इससे आता है, बताओ कौन सा? अभिनव गुप्त। साथियों, अभिनव जयदेव। कौन सा? अभिनव जयदेव नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो दो नाम आपको ध्यान रखना, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। और अभिनव जयदेव है, नया जयदेव,
कहा जाता है, बताओ किसे? विद्यापति को ही कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य आपको इस क्लास में है। क्लास को पसंद आए तो क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करते रहिए, क्लास को लाइक जरूर कर लीजिए। कुछ इतिहासकार इन्हें नव कवि शेखर भी कहते हैं। एक तीसरा नाम और आ चुका है, इन्हें बताओ कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? नव कवि शेखर भी कहते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि माने जाते हैं। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में पूछा गया है। एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इनको नोट कर लें अपने नोट्स में। विद्यापति थी जो, जिनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था, वो कहाँ के? तिरहुत के राजा शिव सिंह के, बताओ क्या थे? दरबारी कवि। तो विद्यापति से संबंधित इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विद्यापति थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो ध्यान रखना, किसके दरबारी कवि थे? शिव सिंह, जो बताओ कहाँ के राजा थे? तिरहुत के राजा थे। ये शैव मतानुयायी थे। कौन? विद्यापति, है ना। शैव मतानुयायी थे, भगवान शंकर के जो हैं उपासक थे, तो शैव मतानुयायी इन्हें कहा जाता है। कीर्तिलता पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता व गुणग्राहिकता का वर्णन है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट करके लिखना, अच्छे एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी जो रचना है कीर्तिलता, उस रचना में किसका वर्णन किया गया है? ध्यान रखना, कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता और ग्राह्यता का क्या किया है? वर्णन। ध्यान रखना, विद्यापति की बात नहीं हो रही, सॉरी, जो है पदावली की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किस रचना की बात हो रही है? बताओ, कीर्तिलता। कीर्तिलता जो रचना है, इसमें किसकी वर्णन किया गया है? कीर्ति, नाम से याद रखना है, इसमें भी कीर्ति है और इसमें भी कीर्ति है। तो कीर्ति सिंह जो कहाँ के राजा थे? तिरहुत के राजा थे। उनकी वीरता, उदारता और ग्राहिकता का इसमें वर्णन किया गया है। साथ में कीर्तिलता रचना में जौनपुर राज्य का रोचक वर्णन किया गया है। कौन से राज्य का साथियों? जौनपुर। कौन से राज्य का रोचक वर्णन किया गया है? जौनपुर राज्य का इस रचना में रोचक वर्णन किया गया है कीर्तिलता के अंतर्गत। चलिए आगे, और भी विद्यापति से संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जिनकी जानकारी हम अगले जो है स्लाइड में कर लेते हैं। देखिए, अब देखिए, कीर्तिपता का रचना में शिव सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहिकता आदि का वर्णन। कीर्तिलता अलग थी, वहाँ कीर्ति सिंह, और यहाँ कीर्तिपता का, यहाँ प्रताप किसका वर्णन किया गया है? शिव सिंह की वीरता, उदारता और गुणग्राहिकता का वर्णन किया गया है। यहाँ कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान रखना, किसमें? कीर्ति लता, और ध्यान रखना कौन सी? कीर्ति पताका। दोनों में ही कन्फ्यूजन रहता है, दोनों में किस किस का वर्णन है आपको अच्छे से नोट कर लेना है। विद्यापति द्वारा भगवान शिव की भक्ति में रचे गए जो नृत्य के साथ गाए जाते हैं, जो पद विद्यापति ने भगवान शिव की भक्ति में रचे थे, और बताओ किसके साथ नृत्य करते हुए उनके गाए जाते थे? वो बताओ क्या कहलाते थे? नचारी कहलाते थे। ये एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नचारी शब्द। तो ध्यान रखना, नचारी शब्द। बताओ भगवान शिव की भक्ति में, उपासना में रचे गए जो पद थे, उन्हें कब नृत्य के साथ गाया जाता है? उन्हें बताओ क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है। ध्यान रखना है। किससे संबंधित है नचारी शब्द? बताओ शिव से। ये प्रश्न पूछा गया है। नचारी संबंध शब्द का संबंध बताओ किससे? शिव की उपासना से। हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है। हिंदी में किसको? बताओ, कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का जो काव्य में विषय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है, अर्थात इन्होंने ही सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की थी, प्रारंभ किया था, इसलिए ध्यान रखना है। इसका श्रेय बताओ किसको दिया जाता है? कवि विद्यापति, जिन्हें कहा जाता है मैथिल कोकिल, जिन्हें कहा जाता है अभिनव जयदेव कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है। ध्यान रखना, भृंग भृंगी संवाद किसे कहा है? कीर्तिलता रचना को भृंग भृंगी संवाद कहा है। इनके गुरु का नाम बताओ क्या था? पंडित हरि मिश्र। किसके गुरु की बात हो रही है यहाँ पर? ध्यान रखना है, विद्यापति। विद्यापति के गुरु के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखना कौन थे? पंडित हरि मिश्र इसके गुरु थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि, ध्यान रखना कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, जातीय कवि नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो जातीय कवि नाम से संबोधित किया जाता है, बताओ साथियों किसको? विद्यापति को जातीय कवि नाम से संबोधित किया जाता है। और किसने किया था ये जातीय कवि संबंधित? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने साथियों? डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा, जो विद्यापति थे, जिन्हें मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव कहा जाता है, इन्हें विद्यापति को जातीय कवि कहा। बताओ किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि के नाम से पुकारा है साथियों। और हम महत्वपूर्ण चर्चा, एक एक लाइन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और इनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको श्रृंगार को इस तरह से लिखते हैं, श्रृंगार रस के लिए सिद्ध वाक कवि कहकर पुकारा है। किस नाम से? सिद्ध वाक कवि कह नाम से कहकर पुकारा। बताओ किसने? द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली रचना के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहकर पुकारा है। तो ये अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, नागिन की लहर। तो ध्यान रखना, श्रृंगारिक जो पदों की जो मादकता है उसको कहा है, बताओ किसने? निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। प्रसिद्ध इनका कथन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, देसिल बयना सब जन मीठा ते तैसन जंपो अभट्ठा।
ये जो कथन है बताओ किसके द्वारा है? विद्यापति के द्वारा ये कहा गया है। जॉन अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार ये सर्वप्रथम राष्ट्रवादी कवि माने गए हैं। किसके अनुसार? ग्रियर्सन के अनुसार। ग्रियर्सन के अनुसार सबसे पहले जो राष्ट्रवादी कवि हैं वो कौन से हैं साथियों? आपके विद्यापति ही हैं। ऐसा माना जाता है कि चैतन्य महाप्रभु इनके पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे, अर्थात इतने तन्मयता से इनके पदों को गाते थे चैतन्य महाप्रभु, जिनका संबंध है बताओ किससे? गौड़ीय संप्रदाय से, जो अपनी भक्ति गेय रूप में करते थे, अर्थात भजनों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से गाते थे। तो इन्होंने किसके पदों को, जो विद्यापति के जो पद थे उनको गाते गाते क्या हो जाते, इतने तन्मय उसमें हो जाते थे कि ये मूर्छित हो जाते थे। तो ध्यान रखना है किसके बारे में कहा गया है ये? चैतन्य महाप्रभु, जिनका संबंध बताओ कहाँ से था? बंगाल से। इनके पिता गणपति ठाकुर भी उच्च कोटि के, बताओ कि उच्च कोटि के क्या थे? संस्कृत के विद्वान थे। किसके? विद्यापति के। चलिए भाई आगे इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज थी वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ लेते हैं जय मयंक जस चंद्रिका, जो किसकी बताओ? मधुकर कवि की। नाम आपको याद रख लेना है, जय मयंक जस चंद्रिका। ये भी बताओ किसके अंतर्गत आती है? लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत। हम सारी वही रचना पढ़ रहे हैं जो किसके अंतर्गत आती है? लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। तो जय मयंक जस चंद्रिका बताओ किसकी है? कवि मधुकर की है। जय चंद्र प्रकाश बताओ किसकी है? भट्ट केदार की। दोनों को एक साथ लिया है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार। ये दोनों रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीरता के बारे में वर्णन किया गया है। चाहे जय मयंक जस चंद्रिका की बात करें, चाहे जय चंद्र प्रकाश की बात करें, दोनों में बताओ किसकी? कन्नौज के राजा जयचंद्र की वीरता का वर्णन किया गया है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, बताओ जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार। रणमल छंद, अगली रचना कौन सी बताओ? रणमल छंद, जो बताओ किसकी है? श्रीधर व्यास की है। साथियों किसकी है? श्रीधर व्यास की है रणमल छंद। इस रचना में ईडर के राजा रणमल के द्वारा पाटन के सूबेदार जफर खां के विरुद्ध प्राप्त की विजय का वर्णन है। ध्यान रखना कौन से राजा? रणमल। बताओ किसके सूबेदार? जो पाटन के सूबेदार थे जफर खां, इसके विरुद्ध जो विजय प्राप्त की थी राजा रणमल ने, ईडर के राजा रणमल ने, उसके बारे में, उसकी वीरता के बारे में वर्णन है। वर्तमान में इसमें कितने छंद उपलब्ध बताओ? 70 छंद इसके क्या है बताओ? उपलब्ध है। इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण रचना है लौकिक गद्य साहित्य, लौकिक पद्य साहित्य के अंतर्गत, वो है वसंत विलास। इसके जो कवि हैं उनका हाँ जो है पता नहीं है, इसलिए अज्ञात शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इससे संबंधित जो जानकारी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप संपूर्ण पूरी हिंदी साहित्य, मेरी बात पर गौर कीजिएगा, संपूर्ण हिंदी साहित्य, साथ के साथ में संपूर्ण क्या बताओ? व्याकरण, साथ के साथ में बताओ क्या? शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ टीचिंग मेथड, साथ के साथ में शिक्षा मनोविज्ञान, अगर आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, तो पूरी चीज़ें ये सारी केवल और केवल कैसे मिलेगी आपको? निःशुल्क, इसी चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क रूप में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। साथ में इनसे संबंधित जो नोट्स हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन पीके एडवांस साइको, यहाँ से आप सारे इसके जो निःशुल्क जो नोट्स हैं वो भी आप यहाँ से पीके एडवांस साइको से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ले सकते हैं। देखिए बात करें हम इसमें आगे कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह एक अव्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में इतिहास में इसका क्या है बताओ? बेजोड़ है, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। यह रचना सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई थी। ये ध्यान रखना है आपको। ये जो रचना है बसंत विलास, जिनके जो कवि हैं उनके बारे में पता नहीं है, अज्ञात हैं, तो ये सबसे पहले प्रकाशित कहाँ हुई थी? यह ध्यान रखना 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक जो ग्रंथ है उसमें सबसे पहले प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हरसाद राय ध्रुव इसके पृथक क्या थे बताओ? संपादक थे। प्रथम क्या थे बताओ? संपादक। तो सबसे पहले हाजी मोहम्मद स्मारक आपको याद रखना है, उसके बाद हरसद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इसमें कुल कितने दोहे हैं साथियों? 84 दोहे हैं। कितने दोहे हैं इसमें? 84 दोहे हैं, जिनमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का क्या किया गया है? मनोहारी चित्रण इसमें किया गया है। बसंत विलास रचना ने राउलवेल की श्रृंगार थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, श्रृंगार भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का कार्य किया है। आपको कमेंट्स बॉक्स से बताना है कि जो रचना है बताओ कौन सी? राउलवेल रचना जो है वो किस कवि की है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स बताना है। साथ में इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है, जो प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तो ये विशेषता आपको पता होगी। राउलवेल कवि किसकी रचना है और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है। देखिए भाई उन्हें मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं बताओ क्या? हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बताओ क्या?
लौकिक पद्य साहित्य। लौकिक पद्य साहित्य, आज ये लौकिक पद्य साहित्य की हमारी कौन सी क्लास है साथियों? सेकंड। इससे पहले हम एक क्लास पहले पढ़ा चुके हैं, साथ में संपूर्ण आदिकाल से संबंधित सारी विषय वस्तु है उसको हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद लौकिक पद्य साहित्य की हमारी नेक्स्ट थर्ड क्लास कल आने वाली है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सीधी भक्ति काल के बारे में हम चर्चा करेंगे, और संपूर्ण कवियों की और उनकी रचनाओं की चर्चा हम बारी बारी से करते रहेंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका, पूरा हिंदी साहित्य आपको निःशुल्क रूप से इसी चैनल पर मिलने वाला है। क्लास आपको कैसी लगी नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और मित्रों को शेयर करना है। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।